हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बीच। अभी तक आपके बीच हम मैथ्स के वीडियोस लेके आ रहे थे। अब आज से हम आपके बीच साइंस के भी वीडियो लेके आएंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे NTPC, SSC या कोई भी अदर एग्ज़ाम जो भी आप दे रहे हो उन सब में ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं साइंस से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ज़रूर चैनल को। तो आज का हम टॉपिक शुरू करने जो जा रहे हैं, जो साइंस का हम पहला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं वो रहेगा बायोलॉजी। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं साइंस से रिलेटेड कुछ, हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं साइंस की, कि साइंस की कौन कौन सी ब्रांच होती है, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो आज देखते हैं हम इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो पहला अगर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज जो साइंस के बारे में हम बात करेंगे कि साइंस होता क्या है। ओके, अगर मैं बात कर रहा हूँ साइंस की, तो साइंस की पहले तो ये पता होना चाहिए कि साइंस एज अ वर्ड अगर मैं बात करूँ, एक शब्द के रूप में इसको बात करूँ, तो साइंस का मतलब होता है नॉलेज। इसका मतलब होता है नॉलेज, यानी कि हिंदी में अगर हम इसको बोलें तो इसको बोला जाएगा ज्ञान। अब नॉलेज किस चीज़ का बात आती है कि साइंस जो है वो नॉलेज है, बट नॉलेज किस चीज़ का। जनरली साइंस में आप जो है वो नॉलेज देखते हो उन चीज़ों का जो आपके आसपास हो रही है, यानी आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही है तो वो क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, इन सब का जो नॉलेज हम पढ़ते हैं, जिन सब का नॉलेज जो हम गेन करते हैं वो कहाँ गेन करते हैं, साइंस में करते हैं। तो साइंस को इसीलिए बोला जाता है कि साइंस को हम नॉलेज करते हैं। अब साइंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कि साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। जनरली अभी हमने बात की कि नॉलेज किस चीज़ की, नॉलेज अपने आसपास होने वाली चीज़ों के बारे में। अब देखो, आपके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं या जो भी आपके आसपास कोई भी चीज़ हो रहा है कि घट रही है कोई भी चीज़ आपके आसपास, तो वो किन वजहों से हो रही है, उसी चीज़ की हम स्टडी देखेंगे, उसी के हिसाब से इसके पार्ट्स बनाएंगे। तो देखो, आपके आसपास जो चेंजेस आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं आपके आसपास, वो दो तरह से आते हैं। या तो वो चीज़ें नेचुरली चेंज हो रही हैं, या तो अपने आप ही चेंज हो रही है, जैसे प्रकृति के आधार पर चेंज हो रही है, नेचुरली चेंज हो रही है। दूसरा हो सकता है कि आप उसे खुद से चेंज कर दो, मतलब आप लोग उसे चेंज कर दो। तो दो तरह से हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं, यानी आपके आसपास जो चेंजेस हैं वो दो तरह से हो सकते हैं। जब ये चेंजेस जो हैं ये नेचर द्वारा किए जाते हैं, मतलब नेचर इन चेंजेस को करता है, तो हम इसे बोलते हैं नेचुरल साइंस। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है नेचुरल साइंस। ठीक है, नेचुरल साइंस, यानी हिंदी में अगर हम इसे बोलें तो इसे कहा जाएगा क्या, प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जो चेंजेस होंगे वो कौन करेगा, वो नेचर करेगा। तो नेचर के हिसाब से जो चेंजेस होते हैं, मतलब नेचर के अकॉर्डिंग चेंजेस का मतलब है कि आपके आसपास जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीव आपके आसपास हैं, उनमें जो बदलाव आ रहे हैं वो नेचर कर रहा है। जैसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी जीव था, या आप खुद को भी देख सकते हो, ह्यूमन बींग्स को देख सकते हो कि पहले वो छोटे थे, फिर धीरे धीरे वो बड़े होने लगे। ये जो चेंजेस लाए गए, ये चेंजेस कहाँ से आए, ये नेचर से आए। आपके आसपास के पेड़ पौधे थे, वो पहले एक छोटा पौधा था, फिर बाद में जाके वो बड़ा एक पेड़ बन गया। वो क्यों हुआ, वो नेचर ने किया। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये नेचुरली आ रहे हैं। तो जो नेचर जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हम स्टडी करते हैं नेचुरल साइंस में। दूसरा पार्ट जो इसका आता है वो आता है जब हम इन चीज़ों में चेंजेस अपने आप करते हैं। तो हम जब चेंजेस करते हैं किसी भी चीज़ में तो हम उसे बोलते हैं फिजिकल साइंस। उसे बोला जाता है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस को हम हिंदी में बोल सकते हैं भौतिक विज्ञान। इसे हिंदी में बोला जाता है क्या, भौतिक विज्ञान। तो दो तरह के हमारे पास साइंस हैं, एक है नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस। नेचुरल साइंस में प्रकृति चेंज लाती है, नेचर चेंज करता है, एनवायरनमेंट चेंज करता है आपके आसपास की चीज़ों को। और फिजिकल साइंस में हम लोग चेंज करते हैं अपने आसपास की चीज़ों को। अब हम पहले फिजिकल साइंस से रिलेटेड बात करते हैं कि फिजिकल साइंस से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देख रहे हैं। तो देखो, अपने आसपास की चीज़ों में आप अगर चेंजेस ला रहे हो तो वो चेंजेस किस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। तो हम चेंजेस के अकॉर्डिंग ही फिजिकल साइंस को और फर्दर और पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं।
और किन पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं वो देखते हैं। तो देखो किसी भी आपके आसपास कोई भी अगर चीज़ है तो उसमें चेंजेस आएंगे कैसे। सपोज करो आपके आसपास अगर हम इस मार्कर की बात करें, इस ऑब्जेक्ट की बात करें, तो इस ऑब्जेक्ट में अगर मुझे चेंज लाना है तो चेंज मैं दो तरह से ला सकता हूँ। एक, मैं इसको कहीं छोड़ दूँ तो नेचर अपने आप डिसाइड करेगा कि इसके साथ क्या होना है, तो वो नेचर के हिसाब से चेंजेस है, वो नेचुरल साइंस है। अगर मैं खुद से चेंजेस लाना चाहूँ इस ऑब्जेक्ट में तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक, मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज ले आऊँ, मतलब इसके भौतिक गुणों में बदलाव ले आऊँ। कैसे? इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई करा जाए, इस पर एक बल लगाया जाए और इसको तोड़ दिया जाए, तो ये क्या हुआ, ये चेंज हमने क्रिएट किया। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं ये भौतिक बदलाव हैं जो हम लोग क्रिएट करते हैं, यानी भौतिक गुणों के साथ बदलाव किया गया है। ओके, और दूसरा पार्ट हम इसमें क्या कर सकते थे कि इसी पार्ट को यानी इसी ऑब्जेक्ट को किसी केमिकल में डुबा देते हैं। अगर इसे हम किसी केमिकल में डिप कर दें, किसी केमिकल में डुबा दें, तो वो केमिकल इसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा। उस केस में क्या हुआ, जो चेंज जो आया वो केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से आया, यानी इसके रासायनिक गुणों की वजह से आया। क्लियर है? तो इसी के अकॉर्डिंग हम फिजिकल साइंस को दो फर्दर और हिस्सों में बांटते हैं, और वो दो हिस्से हमारे पास कौन से रहते हैं। पहला इसमें रहता है फिजिक्स, इसमें पहला पार्ट हमारे पास रहता है फिजिक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, भौतिकी। ठीक है, तो पहला हिस्सा इसमें रहेगा भौतिकी, जहां पर आप चेंज किसके हिसाब से लाते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से। दूसरा इसमें जो पार्ट रहता है वो रहता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री यानी कि जहां पर आप किसी भी चीज में जो बदलाव लाते हो वो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से लाते हो। हिंदी में अगर हम इसे बोलें तो इसे बोला जाएगा रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान हम इसे कहते हैं, केमिस्ट्री हम इसे कहते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। जनरली हमारा जो पहला पार्ट रहेगा वो नेचुरल साइंस रहेगा, पर फिर भी क्योंकि बात साइंस की हुई है तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जनरली आपसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा गया, तो फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है आइजैक न्यूटन। किसे कहा जाता है, आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ फिजिक्स आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। न्यूटन को कहा जाता है क्या, भौतिकी का जनक। क्लियर है? इसी तरह से एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है। मॉडर्न फिजिक्स का फादर किसे कहा जाता है, आधुनिक भौतिकी का जनक, तो ये कहा जाता है अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये किसे कहा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं जो हमारे पास स्पेसिफिकेशन या क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है कि फिजिक्स यानी भौतिकी का फादर किसे कहा जाएगा, तो आइजैक न्यूटन को कहा जाएगा, और मॉडर्न फिजिक्स का फादर किसे कहा जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाएगा। उसी तरह अगर पूछा जाता है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाएगा, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाएगा एंटोनी लेवासियर। ठीक है, एंटोनी लेवासियर को बोला जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो अगर पूछा जा रहा है भाई फिजिक्स भौतिकी का जनक तो आइजैक न्यूटन, मॉडर्न आधुनिक फिजिक्स का फादर पूछा जाए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन, अगर पूछा जा रहा है रसायन विज्ञान तो एंटोनी लेवासियर को कहा जाता है। ओके, ये रही फिजिकल साइंस से रिलेटेड बात। अब बात करते हैं अपना नेचुरल साइंस से रिलेटेड कि नेचुरल साइंस के कौन से हिस्से होते हैं। तो नेचुरल साइंस जब हम पढ़ते हैं तो नेचुरल साइंस का एक हिस्सा जो हमारे पास आता है वो आता है बायोलॉजी। कौन सा हिस्सा आता है, बायोलॉजी, जिसे हम बोलते हैं जीव विज्ञान। ओके, तो पहली चीज तो ये हमको ध्यान रखनी है कि जो बायोलॉजी जो वर्ड है ये किसने दिया। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बायोलॉजी एज अ वर्ड जो दिया है एक शब्द के रूप में किसने दिया है, तो इसे दिया था लमार्क ने। इसे किसने दिया था, इसे लमार्क ने इसे एज अ वर्ड पहली बार इंट्रोड्यूस किया था बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी को लमार्क ने सबसे पहली बार यूज किया। इससे पहले इसे हम क्या कहते थे, इसको कहा जाता था बायोस लोगोस। इसे क्या कहा जाता था, बायोस लोगोस। इसमें बायोस का जो मतलब है वो होता है लाइफ यानी जीवन, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। स्टडी मतलब अध्ययन। तो इसका मतलब हो गया कि बायोलॉजी का मतलब हो गया
स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के अध्ययन को आप क्या कहते हो, बायोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? ओके, तो बायोलॉजी जो शब्द है वो किसने दिया था, लमार्क ने। इससे पहले में से किस नाम से जानते थे, बायोस लोगोस, जिसका मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ। इसका मतलब इसके अंतर्गत या इसमें हम स्टडी करते हैं जीवों के जीवन से रिलेटेड, ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ होती है उससे रिलेटेड हम स्टडी करते हैं। कहाँ पर, बायोलॉजी। अब देखो आपके आसपास जो चीजें हैं जिनमें जीवन होगा, जो लाइफ होगी जिनमें, उनसे रिलेटेड स्टडी हम बायोलॉजी में करते हैं। तो आपके आसपास जो चीजें हैं उसमें किस किस चीज में जीवन होता है, किस किस में लाइफ होती है, उसी के हिसाब से हम बायोलॉजी को अलग दो हिस्सों में पढ़ते हैं। अब आपके आसपास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीवित वस्तुएं हैं, वो कौन है, एक आपके अगर जो आपके आसपास जो चीजें हैं जो जीवित हैं उनमें पहले आ जाता है एनिमल्स, यानी एनिमल्स आ जाते हैं, और दूसरा कौन सा आ जाता है, प्लांट्स आ जाती हैं। प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे आ जाते हैं, तो या तो जंतु आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, या फिर क्या आ जाते हैं, वनस्पति आपके पास आते हैं। जब आप अध्ययन करते हो एनिमल्स का, यानी जंतुओं का अध्ययन करते हो, जानवरों का अध्ययन करते हो, जीवों का अध्ययन करते हो, तो इसी पार्ट को हम क्या कह देते हैं, इसे हम कहते हैं जूलॉजी। इसे हम क्या कहते हैं, जूलॉजी। तो अगर पूछा जाता है कि एनिमल्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, यानी कि जीव जंतुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जूलॉजी कहा जाता है। क्लियर है? अगर हम इसे हिंदी में बोले तो इसे हम क्या बोलेंगे, जंतु विज्ञान। तो हम क्या बोल सकते हैं, जंतु विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान हम जूलॉजी को कहते हैं। उसी तरह जब हम स्टडी करते हैं किसकी, प्लांट्स की, यानी कि प्लांट्स के जीवन, पेड़ पौधों के जीवन का अध्ययन करते हैं, तो इसी टर्म को हम क्या बोल देते हैं, बॉटनी। इसको हम क्या कह देते हैं, बॉटनी। तो हिंदी में इसको हम बोल देते हैं पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान। तो ये दो ब्रांचेज आ जाती हैं आपकी बायोलॉजी की, जो डिपेंड करता है स्टडी ऑफ लाइफ। तो जिनमें लाइफ है उनकी स्टडी करनी है, तो लाइफ किसमें होती है, एनिमल्स में और प्लांट्स में। एनिमल्स की स्टडी को आप जूलॉजी कहते हो और प्लांट्स की स्टडी को आप बॉटनी कहते हो। क्लियर है? ओके, इससे रिलेटेड और फर्दर जो क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पूछा गया फादर ऑफ फिजिक्स, ऐसे ही यहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं। देखो बायोलॉजी पर लमार्क ने जरूर दिया, बट इन्हें नहीं कह सकते हम फादर ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि ये चीजें इससे पहले भी थी। ठीक है, तो सबसे पहली बार यानी जिन्होंने लाइफ के बारे में डिस्कस किया कि लाइफ होती है, जीव जंतुओं में लाइफ है, पेड़ पौधों में लाइफ है, तो सबसे पहली बार जो लाइफ से रिलेटेड कोई भी चीज, कोई भी बड़ा काम हुआ, तो वो सबसे पहली बार किया था एरिस्टॉल नामक एक ग्रीक टीचर थे। ये एरिस्टॉल, अरस्तु के नाम से भी जानते हो, अरस्तु, हिंदी में अगर हम लिखें तो अरस्तु लिखा जाता है। एरिस्टॉल को हम जानते हैं कि एरिस्टॉल ने एक बुक लिखी थी जो पूरी तरह से एनिमल्स की लाइफ पर आधारित थी। यानी कि एनिमल्स की जो लाइफ होती है ना, जीवन होता है, जीव जंतु में जो जीवन होता है उस पर डिपेंड करती थी। पूरी बुक इन्होंने इस पर फोकस करके लिखी है। इस बुक का नाम भी आपसे पूछा जाता है। इस बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमिलिया। हिस्टोरिया एनिमिलिया नामक इन्होंने एक बुक लिखी थी। किसने? एरिस्टॉल ने। इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में पूछी भी जाती है कि हिस्टोरिया एनिमिलिया बुक किसने लिखी है, तो एरिस्टॉल ने लिखी है। हिस्टोरिया एनिमिलिया एनिमल्स पर आधारित, यानी कि जानवरों पर आधारित सबसे पहली किताब है जो एरिस्टॉल ने लिखी है। इसीलिए हम एरिस्टॉल को क्या कह सकते हैं, क्योंकि पहली किताब जूलॉजी पर इन्होंने ही लिखी है, तो इसीलिए एरिस्टॉल को हम एक और नाम से भी जानते हैं, क्या, फादर ऑफ। अब अगर जूलॉजी में पहली बुक है, बायोलॉजी की भी ये पहली बुक थी, तो फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी, तो दोनों नाम से हम किसको जानते हैं, एरिस्टॉल को, यानी कि अरस्तु को जानते हैं। तो अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी। वो भी क्लियर हो रहा होगा आपको। तो वो कौन सी लिखी इन्होंने, हिस्टोरिया एनिमिलिया लिखी। किस पर आधारित थी, जीव जंतुओं पर आधारित थी, उनके जीवन पर आधारित थी, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि प्लांट्स पे जो बुक लिखी गई थी, पहली बुक, तो प्लांट्स पे जो बुक पहली बार लिखी गई थी, उसको हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसे कि फादर
ऑफ, अगर प्लांट्स पे हम बात करें कि प्लांट्स पे लिखी गई पहली बुक जो थी, तो ये जो पहली बुक थी ये थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम ये पहली ऐसी किताब है जो किसके जीवन पर लिखी गई, किसके लाइफ पर लिखी गई है, प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधों के जीवन पर। और ये बुक जो लिखी थी ये लिखी थी थियोफ्रस्टस ने। आप चाहो तो इसे हिंदी में भी अगर लिखा जाए तो थियोफ्रस्टस ने ये पहली बार ये किताब लिखी थी। तो थियोफ्रस्टस को हम जानते हैं फादर ऑफ बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रस्टस को कहा जाता है क्या, फादर ऑफ बॉटनी। क्लियर है? तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन क्या बन जाते हैं, पहले तो साइंस की ब्रांच क्या बनती है, नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस की कौन सी ब्रांच बनती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स के फादर किसे कहा जाता है, तो आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के फादर किसे कहा जाता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है केमिस्ट्री का फादर किसे कहा जाता है, तो एंटोनी लवासियो को कहा जाता है। ऐसे अगर नेचुरल साइंस की ब्रांच देखें तो बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी को वर्ल्ड डेवलप किसने दिया था, तो वो लमार्क ने दिया था। बायोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है, तो एरिस्टोटल को कहा जाता है। बायोलॉजी की कितनी ब्रांच आती है, तो दो ब्रांच आती है, एक एनिमल्स से रिलेटेड, एक प्लांट से रिलेटेड। जहाँ एनिमल्स का अध्ययन होता है उसे हम कहते हैं जूलॉजी, और जहाँ प्लांट्स का अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है, बॉटनी। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, एरिस्टोटल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, पहली किताब जो जानवरों पर आधारित थी वो थी हिस्टोरिया एनिमिलिया, तो इन्होंने ये लिखी थी। दूसरा फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, थियोफ्रस्टस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इन्होंने किताब लिखी थी जो पूरी तरह से पेड़ पौधों पर आधारित थी। कौन सी, हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्लियर है? इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास बनते हैं जो पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ साइंस की क्लासिफिकेशन पे बनते हैं। क्लियर है? आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं अपना बायोलॉजी वाला सेगमेंट हम शुरू करेंगे। आज हम पहले बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर भी आपके बीच लेके आएंगे। फिलहाल तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का पार्ट, वो है बायोलॉजी। तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का। पहला चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे आज हम। पहला चैप्टर रहेगा ये बायोलॉजी का आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हम बोल सकते हैं पोषण। पोषण क्या होता है, अगर पोषण को डिफाइन करना है कि पोषण क्या है, तो पोषण होता है इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक पदार्थों को ग्रहण करना। और किस लिए ग्रहण करना, किस लिए इसको इनटेक हम करते हैं न्यूट्रिएंट्स का, यानी पोषक पदार्थों का, किस लिए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो डेवलप हो सके, यानी कि विकसित हो सके, आपकी बॉडी की मेंटेनेंस हो सके, यानी कि रख रखाव हो सके, आपकी बॉडी जो है वो सरवाइव कर सके, वो सेफ रह सके, अदर जो डिजीज हैं उनसे सेफ रह सके। तो इन सब के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, ये सब के लिए जरूरत किसकी होती है, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की। अब अभी हमने बात की इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात हमने की। इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक पदार्थों को ग्रहण करना। अब जनरली हम जो पोषक पदार्थ जो ग्रहण करते हैं वो भोजन के रूप में करते हैं, फूड के रूप में करते हैं। ठीक है? तो जनरली हम बोल सकते हैं कि पोषण क्या है, तो इनटेक ऑफ फूड, यानी जो आप खाना खाते हो, खाना ग्रहण करते हो, उसी को आप पोषण कहते हैं। ठीक है? तो अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स से लेकर न्यूट्रिशन से रिलेटेड कि न्यूट्रिशन होता क्या है, किस तरह से आपको पढ़ना है, एग्जाम में किस तरह से इम्पोर्टेंट है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो अभी हमने बात करी कि न्यूट्रिशन क्या है, ये है इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फॉर्म ऑफ फूड, यानी कि पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की जो क्रिया होती है वो न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कहलाती है। क्लियर है? अब यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स एक वर्ड हमने यूज किया, पोषक पदार्थ, यानी कि पोषक पदार्थ जो आप ग्रहण करते हो, तो क्यों करते हो पोषक पदार्थ ग्रहण, इसलिए करते हैं ताकि आपकी बॉडी जो है क्या कर सके, सरवाइव कर सके, आपकी बॉडी विकसित हो सके, आप छोटे से बड़े हो सको, हाइट बढ़ सके, आपके बॉडी के अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनको न्यूट्रिशन मिल सके, उनमें पोषण मिल सके, ताकि वो भी विकसित हो सके, ताकि अच्छी तरह से काम कर सके। हर पार्ट के लिए, हर एक बॉडी पार्ट के लिए न्यूट्रिशंस की
जरूरत पड़ती है तो कौन फॉर्म करता है, तो कौन उस तक पहुंचाता है, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक पदार्थ पहुंचाते हैं। तो पहले जो पार्ट आता है वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि अगर पोषक पदार्थों का वर्गीकरण किया जाए, क्लासिफाइड किया जाए इनको अलग अलग पार्ट्स में, तो पोषक पदार्थ को हम कितने तरह से पढ़ सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स की हम बात कर रहे हैं, पोषक पदार्थों की हम बात करते हैं, तो पोषक पदार्थों को हम दो तरह से पढ़ते हैं। पहला इसमें आता है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और दूसरा हमारे पास आता है अदर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इट मींस इसको हम बोल सकते हैं प्राथमिक पोषक पदार्थ, और ये क्या होंगे, अन्य पोषक पदार्थ। तो दो हिस्सों में बांटते हैं, एक होते हैं प्राथमिक पोषक पदार्थ और एक होता है आपका अदर न्यूट्रिएंट्स यानी अन्य पोषक पदार्थ। अब ये प्राथमिक और अन्य में फर्क क्या है उसके बारे में बात करते हैं। प्राथमिक का मतलब होगा वो पोषक पदार्थ, वो न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी के लिए या आपकी बॉडी को जिनकी नीड सबसे ज्यादा होती है, यानी आपकी बॉडी जिनके बिना काम ही नहीं कर सकती या सर्वाइव ही नहीं कर सकती, ऐसा बोल सकते हैं। तो वो कौन से पार्ट आते हैं, वो आते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। दूसरा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स या अदर न्यूट्रिएंट्स वो हैं जिनके बिना आपकी बॉडी सर्वाइव कर सकती है। देखो ये आपके फूड में होने ही चाहिए, ये इसके बिना अगर आप फूड ले रहे हो तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं आगे जाके प्रॉब्लम करना शुरू कर देगी। बट अगर आप अदर न्यूट्रिएंट्स को नहीं ले रहे हो फूड में, तो इसका एज सच कोई बड़ा इफेक्ट आपको पहले नहीं मिलेगा। इसका ऐसा भी है कि अगर आज के फूड में नहीं है तो हो सकता है कल ले लो, और कल नहीं हो सकता है तो परसों ले लो, उससे इसमें एज सच कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता है। बट अगर हम बात करें प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की, तो हाँ ये मस्ट है, ये आपको चाहिए ही चाहिए अपने फूड में। ओके, अब बात करते हैं प्राइमरी यानी कि प्राथमिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी प्राथमिक पोषक पदार्थ जो रहते हैं वो कितने होते हैं। तो ये हमारे पास तीन होते हैं। तीन कौन कौन से, इसमें पहला हमारे पास आता है कार्बोहाइड्रेट, पहला कौन सा आता है इसमें, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दूसरा जो इसमें आता है वो आता है फैट यानी कि वसा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इसे हिंदी में भी लिख सकते हो आप, हिंदी में से हम क्या कहते हैं, वसा कहते हैं। और तीसरा जो इसमें आता है वो आता है प्रोटीन, तो प्रोटीन इसमें तीसरा हिस्सा आता है। तो तीन ही आपके पास प्राथमिक पोषक पदार्थ होते हैं। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स तीन हैं, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। और इसके अलावा जितने भी पोषक पदार्थ आप ग्रहण करते हो वो सब के सब किसमें आ जाते हैं, अदर न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। यानी अदर न्यूट्रिएंट्स में आपके पास कौन से आ सकते हैं, जैसे आपके बॉडी को विटामिन की जरूरत होती है, तो विटामिन एक पोषक पदार्थ हो गया। तो वो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको रोज ही मिलता रहे। आज अगर विटामिन ए मिल रहा है तो कल विटामिन बी मिल जाए, अगले डाइट में विटामिन सी मिल जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विटामिन जो होता है वो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स या अदर न्यूट्रिएंट्स में हम अन्य पोषक पदार्थों में इसको हम लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी इस तरह के हो सकते हैं, लाइक आयोडीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है इसमें, और आपका आयरन हो सकता है इसमें। अदर जो जितने भी आपको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, मिनरल्स की जरूरत होती है, वो सब आपके अदर न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। बस मेनली आपके पास जो मेन तीन आते हैं वो ये तीन आते रहते हैं, क्लियर है। तो इन तीन से रिलेटेड हम बात करेंगे, इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, हमारे पास तीन है। अब इन तीनों का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि इन तीनों को हमें किस तरह से पढ़ना होता है, क्लियर है। तो इस पे देखते हैं कि किस तरह से पढ़ा जाएगा। तो इस पे पहला हम जो पार्ट इसमें हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसमें फर्स्ट जो आता है वो आता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम बात करेंगे पहले कि कार्बोहाइड्रेट की अगर बात की जाए तो वो क्या है और उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकते हैं। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट में अगर हम नाम में ही देखें तो तीन चीजें आ रही हैं, एक आ रहा है कार्ब, एक आ रहा है ओ और एक आ रहा है हाइड्रेट। तो ये तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है कार्ब, ओ और हाइड्रेट। तो नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड रही होंगी। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट में कार्ब यानी कि आपको कार्बन चाहिए, इसमें कार्बन होना चाहिए, ओ यानी कि इसमें ऑक्सीजन होना चाहिए, और हाइड्रेट मतलब इसमें आपको हाइड्रोजन होना चाहिए। तो आपके पास अगर क्वेश्चन बनता है
कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट में आपको जो चीजें होनी चाहिए वो है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पाया जाता है। तो कार्बन पाया जाता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये नाम में ही लिखा है तो आप इजीली से पहचान भी सकते हो। क्लियर है? ओके। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन है इन चीजों का, तो इसका ये मतलब है इन तीनों को अगर हम इंक्लूड करें तो इसका अगर मैं केमिकल फॉर्मूला लिखूं तो इसका केमिकल फॉर्मूला कुछ इस तरह से आएगा, CmH2ON। तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र बन सकता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तो जो भी एलिमेंट है, जो भी पदार्थ इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे वो समझ लो वो सब के सब आपके कार्बोहाइड्रेट बनेंगे। क्लियर है? अब कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें, जैसे अगर मैं यहाँ पे m की वैल्यू 6 ले लूं तो C6H2O, और इसको भी n को भी हम क्या ले लें? 6 ले लें, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी कि क्या बन जाएगा? C6H12O6। इसका एग्जांपल बनता है ये ग्लूकोज का, ये हो जाएगा आप पे ग्लूकोज का। क्लियर है? तो ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे m की वैल्यू ले लूँ 12 और n की वैल्यू ले लूँ 11, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा C12H22O11। ये क्या हो गया? शुगर हो गया, चीनी हो गई। ठीक है? तो चीनी भी आप पे किसमें आ जाती है? कार्बोहाइड्रेट में आ जाती है। ये क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो इसका अगर केमिकल फॉर्मूला हम बोले तो क्या रहेगा? CmH2ON। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर केमिकल फॉर्मूले की बात आती है तो केमिकल फॉर्मूला इस तरह से फॉलो करता है कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट किस काम आता है और क्यों ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स बनता है। अब अभी हमने एक एग्जांपल देखा है ग्लूकोज। तो देखो ग्लूकोज आप कब ग्रहण करते हो, ग्लूकोज कब आप लेते हो? जनरली आप एक एथलीट, अगर आप एक एथलीट को फॉलो करो, एक ऐसे व्यक्ति को फॉलो करो जो दौड़ लगाता है। जनरली जो भी लोग दौड़ लगा रहे होते हैं, कोई रेस को पूरा करते हैं, तो रेस खत्म होने के बाद उनकी बॉडी थक जाती है, तो उन्हें क्या किया जाता है? उन्हें ग्लूकोज दिया जाता है कि ग्लूकोज ले लो। ग्लूकोज खा दिया जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है? उनकी बॉडी में दोबारा से एनर्जी आ सकती है, इसीलिए उन्हें ग्लूकोज दिया जाता है। ठीक है? और ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसका ये मतलब हो गया कि ग्लूकोज क्यों दिया गया? ताकि बॉडी को एनर्जी मिल सके, है ना? इसीलिए आपने उसे ग्लूकोज दिया, उस एथलीट को ग्लूकोज इसीलिए आपने दिया है। तो इसका ये मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी को इंस्टेंट यानी कि तुरंत एनर्जी देने वाला फूड है। आपकी बॉडी को जैसे ही ऊर्जा की जरूरत होती है तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा फूड बन जाता है, एक ऐसा भोजन बन जाता है, एक ऐसा पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स बनता है जो इंस्टेंट एनर्जी यानी कि तुरंत आपकी बॉडी को ऊर्जा दे सकता है। ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? इंस्टेंट एनर्जी देने वाला फूड है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे जल्दी शरीर को ऊर्जा कौन सा फूड देता है, कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। क्लियर है? दूसरा, ये जो फूड होता है ये मैक्सिमम एनर्जी देता है। मैक्सिमम मतलब ये सबसे अधिक एनर्जी देने वाला फूड है। तो अगर पूछा जाता है कि शरीर को सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला फूड कौन सा है, तो वो भी कौन है? कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? तो ये कार्बोहाइड्रेट की डाइट हम लेते ही इसलिए ताकि बॉडी को एनर्जी मिल सके, क्योंकि अगर एनर्जी नहीं होगी बॉडी के अंदर, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो उस केस में आपकी बॉडी जो है वो कोई भी काम नहीं कर पाएगी, आपकी बॉडी रिएक्ट ही नहीं कर पाएगी। और रिएक्ट नहीं कर पाएगी तो मतलब आपकी बॉडी कुछ काम नहीं कर रही है, तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। इसीलिए आपको कार्बोहाइड्रेट को एज अ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स पढ़ना होता है। ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स इसीलिए बनता है। क्लियर है? तो पहला हमारे पास क्या जाता है? कार्बोहाइड्रेट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या रहते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है? तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पाया जाता है। पहली चीज केमिकल फॉर्मूला ये रहता है। अगली चीज इंस्टेंट, सबसे जल्दी एनर्जी, सबसे जल्दी ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। और मैक्सिमम ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? अगली चीज जो इसमें पूछी जाती है कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये किस फॉर्म में पाया जाता है एनवायरनमेंट में? तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो दो फॉर्म में पाया जाता है। ये दो फॉर्म में, पहली फॉर्म बनती है स्टार्च और दूसरी फॉर्म बनती है शुगर। तो ये दो अवस्थाओं में पाया जाता है, या तो स्टार्च या फिर शुगर। अगर पूछा जाता है कि भाई मैक्सिमम किस फॉर्म में पाया जाता है, तो वो स्टार्च की फॉर्म में पाया जाता है।
तो एनवायरनमेंट में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किस फॉर्म में पाया जाता है? स्टार्च। क्लियर है? जैसे फल जो होते हैं आपके, फल जो होते हैं, जो गूदेदार फल जो होते हैं, जितने भी फ्रूट आप कंसीडर करते हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है वो सब स्टार्च की फॉर्म में होता है। क्लियर है? तो स्टार्च की फॉर्म में क्या पाया जाता है? आपके कार्बोहाइड्रेट एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा। दूसरी फॉर्म इसकी क्या रहती है? शुगर, जिसे हम शर्करा भी बोलते हैं। ठीक है, शर्करा। इसीलिए आप कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट को शर्करा के नाम से भी हिंदी में बोलते हो। कि शर्करा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्लियर है? तो हमारे पास एक और क्वेश्चन बनता है कि कार्बोहाइड्रेट एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा किस फॉर्म में पाया जाता है? तो स्टार्च की फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर है? तो ये आप पे पहला प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स आ जाता है, कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं अगले पार्ट की। अगला हमारे पास इसमें रहता है, दूसरा जो इसमें रहता है वो रहता है आपके फैट। ठीक है, तो दूसरे के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो न्यूट्रिएंट्स आपने पढ़ा था वो पढ़ा था फैट, यानी कि वसा। फैट क्या है? वसा क्या है? ठीक है, तो दूसरा न्यूट्रिएंट्स, दूसरा प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स क्या है? वसा है। इसको एक और नाम से भी हम जानते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड फूड। एक्यूमुलेटेड फूड को हिंदी में कहा जाता है संचित भोजन। यानी कि संचित भोजन का मतलब क्या हुआ? संचित मतलब स्टोर फूड आप बोल सकते हो इसको। ये हमारे बॉडी का वो संचित भोजन है जो उस पर्टिकुलर टाइम, मतलब जल्दी एनर्जी तो नहीं देता, बट हाँ शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी बॉडी को बाद में एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। ये आपकी बॉडी में क्या रहेगा? एक्यूमुलेटेड मतलब संचित रहेगा, और ये आपकी बॉडी में संचित होकर आपको जब जरूरत होगी तब उस पर्टिकुलर टाइम पर ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। देखो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा खाते ही रहें, कि जब भी हमें एनर्जी की जरूरत है खाना शुरू कर दो। अब अगर खाना नहीं मिल रहा है तभी भी आपकी बॉडी सर्वाइव कर रही है ना। तो बॉडी सर्वाइव क्यों कर रही है? वो फैट की वजह से कर रही है, वसा की वजह से कर रही है, क्योंकि ये आपके शरीर का कौन सा पार्ट है? कि एक्यूमुलेटेड फूड है, ये संचित भोजन के तौर पर काम करता है। अब इसमें भी अगर हम बात करें कि फैट होता क्या है, तो फैट को हम एक और तरह से बोलते हैं, इसको हम ट्राइग्लिसराइड भी कह सकते हैं। कि ट्राइग्लिसराइड भी इसे हम कह सकते हैं। ग्लिसराइड जनरली कोलेस्ट्रॉल के इसमें ट्राई आइटम, अगर 3 आइटम ले लें तो ट्राइग्लिसराइड ये बन जाता है हमारे पास। दूसरी चीज ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ट्राइग्लिसराइड किसे कह सकते हो? तो ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो फैट। ठीक है, दूसरी चीज कि ट्राइग्लिसराइड जैसे आया है तो फैट में ये पूछा जाएगा कि फैट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो फैट में भी आपके पास कार्बन रहता है, ऑक्सीजन रहता है और हाइड्रोजन रहता है। क्लियर है? तो इसमें भी ये तीनों ही चीजें पाई जाती हैं जो आपकी एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी शरीर को एनर्जी देती है। ठीक है, तो ये भी आपकी बॉडी को, फैट भी आपकी बॉडी को क्या देता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये भी आपके शरीर को ऊर्जा देता है, बट ये ऊर्जा इंस्टेंट नहीं होती, तुरंत नहीं मिलती। ये जब जरूरत होती है बॉडी को तो बॉडी अपने आप ही इस एनर्जी को रिसीव करती है। तो ये एनर्जी कौन देता है आपको? फैट देता है। क्लियर है? तो दूसरा पार्ट आपके पास क्या आता है? फैट आता है। इससे रिलेटेड और क्या चीज हो सकती है? इससे रिलेटेड एक और चीज ये पूछी जाती है कि बॉडी में जो फैट होता है, आपके शरीर में जो फैट पाया जाता है, वसा जो पाई जाती है, वो किस फॉर्म में रहती है? तो आपकी बॉडी में जो फैट होती है ये हमेशा सॉलिड फॉर्म में, यानी कि ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है फैट आपकी बॉडी में। क्लियर है? ये भी पूछा जा सकता है कि आपके बॉडी में जो फैट होती है वो किस फॉर्म में होती है? तो सॉलिड फॉर्म में। अगर मैं इसी फैट की लिक्विड स्टेट की बात करूं कि अगर ये लिक्विड हो, लिक्विड मतलब अगर ये द्रव अवस्था में हो, तो आप इसे क्या कहोगे? तो लिक्विड स्टेट में हम इसे ऑयल कहते हैं। लिक्विड स्टेट में आप इसे क्या कह सकते हो? ऑयल कहते हैं। तो ये आपके पास फैट से रिलेटेड अलग अलग चीजें हैं जो पूछी जाती हैं कि संचित भोजन किस पोषक पदार्थ को कहा जाता है, किस न्यूट्रिएंट्स को एक्यूमुलेटेड फूड कहा जाता है, तो फैट को। ट्राइग्लिसराइड फैट को। क्या क्या चीजें पाई जाती है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इसमें भी पाया जाता है। तीसरी चीज किस स्टेज में ये रहती है? तो सॉलिड स्टेट में ये रहता है, यानी ठोस अवस्था में रहता है। क्या काम करता है? बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। कब? जब शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है। क्लियर है?
लिक्विड स्टेट में अगर हम फैट को पढ़ते हैं तो वो क्या बनती है, द्रवावस्था में ये क्या बनता है, तो ये ऑयल बनता है। क्लियर है? तो ये आपका आ गया आपके दो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। अब बात करते हैं तीसरे के बारे में कि तीसरा क्या काम करता है। तो तीसरा जो हमारे पास पार्ट आता है, तीसरा इसका हमारे पास जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स आता है थर्ड, वो आता है प्रोटीन। प्रोटीन, ठीक है। तो बात करते हैं कि प्रोटीन आपके साथ क्या करता है, यानी कि प्रोटीन का क्या काम है। तो जनरली प्रोटीन जो होता है ये आपने सुना भी होगा, अगर कोई जिम जाता है, जिम में कोई एक्सरसाइज करता है या कोई बॉडी बिल्डर है तो उससे बोला जाता है कि आप प्रोटीन डाइट लो। जनरली क्यों ऐसा कहा जाता है कि आप प्रोटीन डाइट लो, यानी कि प्रोटीन अपने खाने में ज़्यादा लो, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रोटीन जो होता है ये आपकी बॉडी को डेवलप करने में, विकसित करने में सहायक होता है। यानी कि आपके जो शरीर को जो मस्कुलर बना सकता है, यानी कि डेवलप कर सकता है, विकसित कर सकता है, वो कौन कर सकता है, प्रोटीन कर सकता है। इसीलिए उन्हें कहा जाता है कि आप प्रोटीन की डाइट लो। तो हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन का काम क्या है, ये डेवलप करता है किसको, बॉडी को। तो बॉडी को यानी कि शरीर को विकसित करने का कार्य किस पोषक पदार्थ का होता है, विकसित करने का कार्य किस पदार्थ का होता है, तो प्रोटीन का होता है। क्लियर है? तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा पोषक पदार्थ है जो शरीर को विकसित कर सकता है, तो वो है आपका प्रोटीन। क्लियर है? ओके। सेकंड चीज कि प्रोटीन में ऐसी है क्या चीज जो आपके शरीर को विकसित कर सकती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, पहले भी आ चुका है कि ऐसा कौन सी चीज है जो प्रोटीन में ही पाई जाती है, अदर जो दो न्यूट्रिएंट्स अभी हमने पढ़े उसमें नहीं थी। तो यहाँ पर एक जो चीज इंपॉर्टेंट आती है वो आती है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। तो ये पूछा जाता है कि भाई नाइट्रोजन किस प्रकार के पोषक पदार्थ में पाई जाती है, तो नाइट्रोजन किस में पाई जाती है, प्रोटीन में पाई जाती है। जनरली नाइट्रोजन का काम क्या होता है कि नाइट्रोजन आपकी बॉडी में चेन रिएक्शन फॉर्म करना शुरू करती है। चेन रिएक्शन मतलब ये एक चेन रिएक्शन बनाएगी जिससे आपकी बॉडी के जो टिश्यूज हैं, जो क्या सेल्स हैं, वो आपस में कनेक्ट होते हुए एक दूसरे के साथ वो शेप को बढ़ाते चले जाएंगे। वो नई नई सेल्स को डेवलप करना शुरू करेंगे और आपका जो बॉडी है वो विकसित होना शुरू हो जाएगा। तो नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी को विकसित करने के लिए प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है नाइट्रोजन कहाँ पाया जाता है, तो नाइट्रोजन प्रोटीन में पाया जाता है। क्लियर हो रहा है ये? तो शरीर को विकसित करता है प्रोटीन में नाइट्रोजन। अब अगर हम ऐसे देखें तो नाइट्रोजन अगर बॉडी में चेन रिएक्शन फॉर्म करेगा या विकसित करेगा तो बॉडी जो है वो डेवलप होती रहनी चाहिए। फिर वो ऐसा क्यों है कि हमारी बॉडी एक प्रॉपर शेप में है, उससे ज़्यादा नहीं हो रही, उससे कम नहीं हो रही है, या फिर डेवलप हो रही है, तो डेवलप होती जानी चाहिए ना, तो क्यों जाती है? तो उसके लिए बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, अगर हम बॉडी का फिनोमेना देखें, पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करें, तो बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम्स रहते हैं जो इस रिएक्शन को रोकने का काम करते हैं। अदरवाइज अगर रिएक्शन होती रही तो किसी ना किसी दिन तो बॉडी एक ही पर्टिकुलर टाइम तक, उसकी इलास्टिक लिमिट होगी, एक पर्टिकुलर टाइम तक वो झेल सकती है, कितना ही वो फैल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं फैल सकती, गुब्बारे की तरह फट जाएगी। तो उस वैसी चीज़ ना हो बॉडी के साथ, इसलिए आपका एंजाइम्स होते हैं जो क्या कर देते हैं कि इन चीज़ों में रोकने का काम करते हैं ताकि बॉडी जो है उसका बैलेंस बना रह सके। ठीक है, तो तीसरा आपका मेन न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाता है, प्रोटीन आ जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगली जो चीज़ इसमें पूछी जाती है वो पूछा जाता है इनका एनर्जी ऑर्डर। ठीक है, कि अगर पूछा जा रहा है कि इसका एनर्जी ऑर्डर क्या है, एनर्जी ऑर्डर मतलब ऊर्जा का जो क्रम रहेगा वो क्या रहेगा। तो ऊर्जा का जो क्रम रहता है वो इस तरह से है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा पाई जाएगी कार्बोहाइड्रेट में, सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाएगी, कार्बोहाइड्रेट में। इसके बाद किसमें पाई जाएगी, वसा यानी कि फैट में, और इसके बाद किसमें पाया जाएगा, प्रोटीन में। तो ये इसका ऊर्जा का क्रम है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा, सेकंड फैट, और थर्ड आपका क्या जाएगा, प्रोटीन। तो ये इसका एनर्जी ऑर्डर है। क्लियर है? तो ये आपसे पूछा जाता है मेन या प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड। जो अदर न्यूट्रिएंट्स है वो एज सच हमें अभी नहीं पढ़ना है, उससे हम
जब ये टॉपिक खत्म होगा तो उसके लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इंडियन न्यूट्रिएंट्स को कि क्या होता है उनसे, किस लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अलग अलग चीज़ें उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात न्यूट्रिशन की करते हैं, पोषण के बारे में बात करते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। तो न्यूट्रिशन जो होता है वो कितनी स्टेज में होता है, अगला सवाल ये पूछा जाता है। ये जो पोषण है ये कितने स्टेजेस में या कितनी क्रियाओं में ये पूरा होता है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो न्यूट्रिशन जब हम बात करते हैं तो न्यूट्रिशन की हमारे पास 5 स्टेज आती हैं, जिसमें पहली जो स्टेज आती है उसे हम बोलते हैं इंजेशन। पहली स्टेज आती है क्या, इंजेशन, या फिर इसे बोला जाता है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। तो अगर अंतःग्रहण समझाना हो कि क्या है ये, तो ये होता है इनटेक ऑफ फूड, मतलब खाना खाने की जो प्रोसेस है, खाना खाने की जो क्रिया है, उसे आप क्या कह देते हो, वो आपकी इंजेशन या फिर अंतःग्रहण है। तो सबसे पहले जो है अगर पोषण चाहिए तो सबसे पहले खाना खाना होगा, और खाना खाने की जो क्रिया होगी उसे आप क्या कहोगे, इंजेशन या फिर अंतःग्रहण कहोगे। क्लियर है? तो फर्स्ट स्टेज क्या होती है, इनटेक ऑफ फूड, इंजेशन। दूसरी जो इसकी स्टेज आती है, दूसरी क्रिया जो इसको हम फॉलो करते हैं, दूसरी, अब खाना आपने खा लिया, तो जो हम खाना जो खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड उसे हम बोलते हैं, जटिल भोजन हम उसे कहते हैं। जटिल भोजन या कॉम्प्लेक्स फूड इसलिए कहा जाता है कि उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उसके जो कण होते हैं, वो आपस में बहुत एक जटिल तरह से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में जुड़े हुए होते हैं। तो इसके बाद जो सेकंड जो प्रोसेस आती है न्यूट्रिशन की, वो आती है डाइजेशन। दूसरी जो प्रोसेस आती है वो क्या आती है, डाइजेशन यानी कि पाचन। तो दूसरी क्रिया इसमें आती है पाचन की क्रिया। पाचन का मतलब क्या हुआ कि जो हमने खाना खाया था, तो खाना खाया था वो किस फॉर्म में था, जटिल भोजन था। वो किस फॉर्म में था, जटिल, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स फूड था। कैसा फूड था वो, कॉम्प्लेक्स, यानी कि जटिल भोजन था। इस जटिल भोजन को किस में तोड़ा जाता है, सिंपल फूड में, सिंपल फूड में, यानी कि इसको सरल भोजन में तोड़ा जाता है। क्लियर है? तो सरल भोजन में, जटिल भोजन से सरल भोजन में तोड़ने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कह देते हैं, उस क्रिया को हम कहते हैं डाइजेशन कहते हैं। क्लियर है? तो उसे हम डाइजेशन कहते हैं। तो सेकंड इसमें जो क्रिया आ जाती है वो इंजेशन के बाद सेकंड प्रोसेस आती है डाइजेशन। ठीक है? तो आपने खाना खाया, फिर उस खाने को क्या करा, आपने पचाया। कैसे पचाया, ये कॉम्प्लेक्स फूड था, वो सिंपल फूड में कन्वर्ट हो गया। होता किस चीज से है, वो आगे जाके हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, पाचन तंत्र पढ़ेंगे, तो वहां पे ये पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है? डाइजेशन के बाद क्या होगा, अब डाइजेशन हमने बोला है कि बड़े फूड को, ये कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे फूड में तोड़ देंगे। इसका मतलब जो पोषक पदार्थ जो आपको जरूरी है, जैसे कार्बन आपको चाहिए, आपको हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन आपको चाहिए, आपको विटामिन चाहिए, आपको आयोडीन चाहिए, ये सब जो पोषक पदार्थ हैं, ये जब सिंपल फूड में टूटने का मतलब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुके हैं। अब ये क्या है, ये अब बॉडी के अलग अलग हिस्से तक पहुंचाने, क्योंकि हर एक हिस्से को, शरीर के हर एक भाग को, हर एक अंग को या हर एक ऑर्गन को इस न्यूट्रिशन की जरूरत है, इस पोषण की जरूरत है। तो क्या होता है कि इसको हर एक हिस्से तक पहुंचाने की क्रिया करती है। अब शरीर के हर एक हिस्से तक इन पोषक पदार्थों को कौन पहुंचा सकता है, तो वही पहुंचा सकता है जो पूरी बॉडी में ट्रेवल करता हो, जो पूरे शरीर के हर जगह से होकर गुजरता हो। वही एक ऐसी चीज होगी जो इसको पूरी तरह से हर एक पार्ट तक पहुंचा सकता है, और वो आपके पास सोर्स रहता है ब्लड। ठीक है? रक्त आपके इकलौती ऐसी चीज है जो आपके शरीर में पूरी जगह पर फैल सकती है। तो आपके पास थर्ड प्रोसेस जो आती है वो आती है एब्जॉर्प्शन। थर्ड क्या आती है इसमें, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब हो जाता है अवशोषण। तो अवशोषण क्या होता है, अवशोषण का मतलब हो जाता है कि आपका जो न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि पोषक पदार्थ हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेगा कौन, ब्लड। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स जो थे, जितने भी पोषक पदार्थ जो थे, न्यूट्रिएंट्स जो थे, ये कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा कौन, ब्लड। तो ब्लड जो होगा वो उसे अवशोषित कर लेगा, रक्त जो होगा वो उसे अवशोषित कर लेगा। इसी क्रिया को आप क्या कहोगे, एब्जॉर्प्शन या अवशोषण कहते हैं।
ठीक है, तो खाना खाओ, उसे पचाओ, और वो पचने के बाद जो अलग अलग छोटे छोटे पोषक पदार्थ बनेंगे उसे रक्त क्या करेगा, ब्लड क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, ताकि वो बॉडी के अलग अलग हिस्से तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो अब जो ये ब्लड है जो क्या कैरी कर रहा है, ब्लड क्या कैरी कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को कैरी कर रहा है, पोषक पदार्थों को अपने अंदर लिए हुए हैं, ये शरीर के अलग अलग हिस्से तक जाएगा। ये अलग अलग हिस्से तक जब जाएगा तो इस क्रिया को हम क्या क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एसिमिलेशन। इसको क्या कहा जाता है, एसिमिलेशन। हिंदी में हम इसे स्वांगीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण को अगर डिफाइन किया जाए कि ये है क्या, तो ये है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है, यह है पोषक पदार्थों का स्थानांतरण। क्या है ये, पोषक पदार्थों का स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का जो काम होता है, जो प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन में, वो क्या है, एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। क्लियर है? तो चार स्टेज कौन सी है कि पहले इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। चारों के बारे में आपको पता है। खाना खाने की क्रिया क्या हुई, इंजेक्शन हुई। खाने को पचाने की क्रिया डाइजेशन हुई। वो पचे हुए खाने को ब्लड जब अपने अंदर अवशोषित करता है तो वो एब्जॉर्प्शन बनता है। उसी वही ब्लड जब हर एक हिस्से तक उन सभी न्यूट्रिएंट्स को, पोषक पदार्थों को पहुंचाता है तो वो एसिमिलेशन बनती है। और लास्ट में जो इसमें क्रिया आती है उसे हम बोल देते हैं डिजेशन। लास्ट जो क्रिया आती है उसे हम बोल देते हैं डिजेशन। डिजेशन को आप हिंदी में क्या बोल सकते हो, बहिष्करण। बहिष्करण मतलब बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है, बाहर निकालने का मतलब ये है कि जब फूड पूरी तरह से पच गया तो उसके बाद जो वेस्टेज बची, जो ऐसी चीजें थी जो यूज नहीं हो पाई, तो बॉडी उसे वेस्ट की फॉर्म में बदल देता है, अपशिष्ट पदार्थों में बदल देता है, मल के रूप में बदल देता है, जो बॉडी अपने अंदर से बाहर निकाल देती है। उसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, बहिष्करण या फिर डिजेशन कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं, इसको अगर डिफाइन किया जाए तो ये हो गया रिमूवल ऑफ वेस्टेज। क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वेस्टेज मतलब अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होगी उसे हम क्या कहेंगे, डिजेशन कहेंगे। तो ये आपकी न्यूट्रिशन की 5 प्रोसेस हो गई जो एग्जाम में इस तरह से पूछी जाती हैं। या तो हर एक इंडिविजुअल को पूछा जाएगा कि आपसे बोला जाएगा भाई कि शरीर के अलग अलग हिस्से तक पोषक पदार्थों को पहुंचाने की जो क्रिया होती है, न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता है, उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, उसे हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं या स्वांगीकरण। तो आपका आंसर बनता है एसिमिलेशन या फिर स्वांगीकरण। दूसरा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि न्यूट्रिशन की जितनी भी प्रोसेस हैं उन सबको क्रम में लिखो, एक सही ऑर्डर में लिखो, एक सही सीक्वेंस में लिखो। तो सही सीक्वेंस क्या होगा कि पहले इंजेक्शन, पहले इंटेक होगा फूड का, खाना खाओगे, देन क्या आएगा, डाइजेशन, यानी तब उस खाने को पचाया जाएगा, उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में बदला जाएगा। फिर एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा, मतलब जो पोषक पदार्थ हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा कौन, ब्लड। उस ब्लड जो है वो शरीर के अलग अलग हिस्सों तक उस न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाएगा, वो एसिमिलेशन बन जाएगा, ये स्वांगीकरण बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गई, डिजेशन यानी कि बहिष्करण। तो ये इसका सीक्वेंस बनता है एज इट इज, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डिजेशन। क्लियर है? तो ये है आपका पोषण का क्रम या पोषण में यूज होने वाली विभिन्न क्रिया। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक अभी हमने जो पढ़ा, ये पढ़ा हमने पोषण। अब पोषण में हम अलग अलग सेगमेंट को लेके चलेंगे। तो पहला पार्ट हमने पोषण में क्या देखा कि पोषण किस तरह से होता है, क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है। इसमें हमारे पास मेन जो पार्ट आता है वो आता है डाइजेशन। तो हम इसके बाद जो अगला टॉपिक आपके बीच लेके आएंगे वो लेके आएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए कि पाचन जो होता है, तो पाचन किस किस तरह से होता है, कौन कौन से ऑर्गन उसमें इंक्लूड होते हैं, किस तरह से वो पाचन होता है, वो सब आपके बीच लेके हैं। क्लियर है? होप आपको जो आज का लेक्चर है ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स अगर आप पे हैं, कोई भी क्वेरी आपको इससे रिलेटेड है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्लियर है?
मैथ्स के लेक्चर भी आपके बीच कंटिन्यू ही रहेंगे और साइंस के लेक्चर भी आपके बीच कंटिन्यू होंगे। कुछ टाइम के बाद हम आपके बीच और जो सब्जेक्ट हैं लाइक इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस का जो अदर पार्ट है वो भी हम आपके बीच जल्दी ही लेके आएंगे। क्लियर है? तो अगर सबको ये चीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो आज का लेक्चर अब यही खत्म करते हैं। थैंक यू।